Good morning to our unit head of monitoring and evaluation unit, Sri Rajaram sir, and unit head of placement sir, Sri Khali ji, and unit head of entrepreneurship unit, Sri R.S. Negi ji, and all unit members, Srimati Rekha ma'am, Baijwal ji, Karnwal ji, and Pan ji, and Sri Manga Singh ji, and youth member, and also the trade of this event, Sri Anup Kumar ji, and Sri Panji and Sri Rajaram ji, and all of trainees. As you know that what is National Science? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और इस अवसर पर जो है कि एक यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है ILC इंडस्ट्रियल लिंकेज सेल के अंतर्गत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के द्वारा, और जिसमें सभी व्यवसाय अनुदेशक का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि सभी ट्रेड के जो यहाँ पर ट्रेनिंग है आगे आकर के जो इनको टॉपिक दिया गया है, मैं एक बार बता दूं कि टॉपिक क्या क्या है इनका। पर पहला टॉपिक है इनका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। और दूसरा है हम अपने पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें। और तीसरा जो टॉपिक है वो है ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव। तो इसी में यहाँ पर जो है कि ये टॉपिक दिया गया है और सभी ट्रेनिंग्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इसका जजमेंट करेंगे श्री राजाराम सर और श्री अनुज सर और श्री पंत जी। इसमें सभी ट्रेनिंग्स को उनके बोलने के तरीके से, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनका स्टेटमेंट कि वास्तव में जो बोल रहे हैं अपने टॉपिक से के संबंध में ही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग इनको मार्किंग की जाएगी। इनकी 10 नंबर में से दिया जाएगा उनको नंबर। फिर लास्ट में उनको एक कलेक्शन करके उनका एक उन सब का एक फाइनल राउंड निकल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जिसके रिजल्ट की घोषणा आपकी 1 तारीख को की जाएगी और उसे उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आज 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जो है कि डॉक्टर सी.वी. रमन ने, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा 10वीं और 12वीं में साइंस में भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था और उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इस कार्य के लिए, और एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत देश का नाम रोशन भी किया। और इसी क्रम में आज जो है कि इसमें क्या क्या होना है, क्या इसकी रूपरेखा है, इसमें मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री प्रमोद पंत जी को। वो आपको आज की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। श्री पंत जी। कार्यदर्शक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ निदेशक वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं प्यारे शिक्षार्थियों, आज हम एकत्र हुए हैं 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि इसमें विज्ञान शब्द का यूज हुआ है, तो मैं विज्ञान के बारे में थोड़ा सा आपको इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है या इसकी सबसे पहले मैं इसको बताने का आपको प्रयास करता हूँ। विज्ञान जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी धन ज्ञान। वी का मतलब आप विशेष भी कह सकते हैं या वी का मतलब विस्तृत भी कह सकते हैं, और ज्ञान का मतलब नॉलेज या जानकारी। तो इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान या विस्तृत ज्ञान। और यदि इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो विज्ञान किसी भी वस्तु का, प्रकृति के किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान एकत्र किया जाता है या जो उसकी जानकारी एकत्र की जाती है वही विज्ञान है। आज हम जो दिवस मना रहे हैं इसके पीछे एक व्यक्तित्व है जो कि भौतिक शास्त्री भी हैं और देश के जाने माने वैज्ञानिक भी थे, सर सी.वी. रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका भौतिकी के क्षेत्र, उन्हीं के नाम पे उस खोज का नाम रखा गया, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से उस खोज को जाना जाता है। और पूरे विश्व ने उनकी इस खोज का सम्मान किया और उसको सन 1930 में
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये भारत के प्रथम व्यक्ति भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे। तो आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी ये अच्छा एक पॉइंट है कि भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम ऐसे वैज्ञानिक जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं डॉक्टर सर सीवी रमन साहब। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 फरवरी को सीवी रमन साहब की याद में ही जो कि इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया है। और इस दिन का जो महत्व है वो इसलिए भी है कि विज्ञान की समझ को या विज्ञान के प्रति एक रुझान को या उसकी रुचि को जनमानस तक जो है कि फैलाना, यानी कि सोच को वैज्ञानिक रूप देने का एक संकल्प है, समझ लीजिए ये दिवस। आज आप देखते ही हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो बिना विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण आपने पिछले साल चंद्रयान मिशन भी देखा होगा, जो कि विज्ञान की ही देन है। अभी मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, सारा विज्ञान का ही एक आविष्कार है, एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। तो विज्ञान के और अन्य शाखाएँ हैं जिसमें आप आजकल मोबाइल युग में आप हैं और इंटरनेट का सुविधा जो है कि इसको ले रहे हैं। साथ में यातायात के क्षेत्र में आप कितना अच्छा योगदान देख रहे हैं साइंस का, और उसके साथ साथ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की की गई है पूरे विश्व में। आज आप देखते हैं कि विज्ञान का महत्व या मेडिकल साइंस का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। आज हमारे गांवों में भी क्या है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ अंधविश्वास हैं कि हम लोगों के परिवार या हम लोगों को कोई भी दिक्कतें होती है तो हम पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, माने विज्ञान से हम थोड़ा हटते हैं। सर्वप्रथम हम जाते हैं ऐसे तांत्रिकों के पास जो ये तंत्र मंत्र जानते हैं। ऐसा आप लोग जानते ही हैं, गाँवों में तो ये चलता रहता है। तो विज्ञान ने इन्हीं जो क्षेत्रों का नाश करने के संदर्भ में जो कि इसको मतलब एक तरह से विज्ञान दिवस बनाने का संकल्प किया है, ताकि प्रशिक्षार्थियों को या समाज को, जनमानस को विज्ञान से होने वाले जो लाभ हैं किसी भी क्षेत्र में उसको सामने लाने का प्रयास किया जाता है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देखते होंगे आजकल कुछ लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैकेटों में, कुछ बॉक्स में जो है कि उस सामान का निर्यात करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये समझिए कि रमन इफेक्ट यहाँ पे कैसे काम करता है। उस बॉक्स या उस पैकेट को बिना खोले हुए भी पता लगाया जा सकता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है, कोई संदिग्ध वस्तु है या नहीं है। जैसे आप एयरपोर्ट्स में देखते होंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म में देखते होंगे, या कहीं कोई बड़ा चीज़ हो, तो वहाँ पे रमन इफेक्ट जो है कि इसी चीज़ के पहचान करने में जो है कि प्रयोग सहायक है। रमन इफेक्ट एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, किसी भी वस्तु की आंतरिक संरचना का पता करने के लिए, ठीक है ना। और ये प्रकाशिकी की फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हाई स्कूल लेवल पर, प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश के अंदर ही जो है कि इसका एक कहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है रमन इफेक्ट का। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा मैं इस पर, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा ये। फिर भी आप मोटे मोटे तरीके से समझ लीजिए कि प्रकाशिकी से संबंधित विषय है, जिसमें रमन, सीवी रमन है, उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज के दिन का यही धन्यवाद जी। खोज की थी और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आते हैं जो आपके समूह के एग्जाम होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनको किस लिए मिला पुरस्कार, किस क्षेत्र में मिला, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक हो गया है। इस पर वो कभी आपको पंत जी आपकी क्लास में आकर के आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि एक अच्छा वो है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नदी है, नदी का कलर आपको नीला क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये सब उन्होंने इसकी खोज की थी।
इसीलिए उन्हें इसके लिए पुरस्कार दिया गया। और अब बात करते हैं आज के प्रोग्राम की, जो हमारा आईएससी के तहत यहाँ ITI करंट प्रयाग में चल रहा है। और इसमें यहाँ पर मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ राजेश्वरी को, और जिसका टॉपिक है आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। सो मेरा निवेदन है कि इसका नाम नोट कर दीजिएगा। चयन समिति जो निर्णायक मंडली है, राजेश्वरी, स्टेनो हिंदी, और टॉपिक है आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल ट्रेनीज, मैं राजेश्वरी व्यवसाय आशुलिपि हिंदी की छात्रा यहाँ पर 28 फरवरी विज्ञान दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तथा मेरा टॉपिक यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कोई भी त्रुटि होती है मैं क्षमा की आभारी रहूँगी। अगर इतना प्रदूषण फैलाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग से खुद को कैसे बचाओगे? अगर इतना प्रदूषण फैलाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग से खुद को कैसे बचाओगे? जागरूक बनो और पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग से इस पृथ्वी को बचाओ। समय के साथ साथ जिस तरह मानव जीवन परिवर्तित हुआ है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के पर्यावरण में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल, जंगलों की निरंतर कटाई से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में बदलाव, बारिश के तरीकों में बदलाव, सूखा, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है तो पृथ्वी के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग न केवल किसी देश की बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं। इसमें प्रथम कारण है प्रदूषण। वातावरण में प्रदूषण तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर बढ़ते जा रहा है और यही गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। सूरज से आने वाले गर्मी को अपने अंदर खींच लेती हैं। इनमें प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे सभी प्राणी अपनी सांस के द्वारा उत्सर्जन भी करते हैं। जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस गैसें, मीथेन एक साथ मिलकर वायुमंडल के रेडियो एक्टिव गैसों के पास गर्म विकिरण को सोखने की क्षमता होती है, जिससे कि पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जंगलों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि, इसी पर ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि इसमें मुख्य है सूखा पड़ना, तूफान, ग्लेशियरों का पिघलना इत्यादि इसके प्रमुख प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई संस्थाएं, NGO आदि निरंतर कार्य कर रही हैं, परंतु जागरूक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। यह सभी नागरिकों के लिए जरूरी है कि कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाली गैसों का समाधान करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो। पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर अत्यधिक पेड़ लगाने का अभियान शुरू करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोका न गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए तकनीकी और आर्थिक आराम से ज़्यादा अच्छा प्राकृतिक सुधार जरूरी है। इसीलिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं तथा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे देश में जो कि है और वो समाधान बताना भी बहुत ही आवश्यक है, कहीं पर भी यदि आप किसी विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ दीपक खंडूरी, मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर। दीपक खंडूरी। निदेशक वर्ग एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आज सबको पता है, हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। विज्ञान दिवस CV रमन सर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, जिनका जन्म 1888 को मद्रास के एक छोटे से शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मद्रास के एक प्राइमरी स्कूल में प्राप्त की थी। 1930 में इस वैज्ञानिक ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मैं अपने टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग का आज के समय में प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग मौसम के एकाएक बदलाव को से होता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसें जैसा सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो वायुमंडल में स्थित तापमान में बढ़ोतरी के लिए होती है। वायुमंडल जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में वर्षा होना आदि इसका प्रभाव दिखाई देता है। वायुमंडल में स्थित गैसें जैसे
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बहुत ही हानिकारक गैसें होती है। जैसे कि वायुमंडल में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों में वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता जा रहा है पिछले 100 वर्षों में। भले ही यह संख्या में कम है, लेकिन हम पृथ्वी की दृष्टि में इसे यह बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः 2 कारणों से होती है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक समुद्र स्तर का बढ़ जाना, जैसे कि आप सबको पता है 50% कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में व्याप्त होती है और 70% भाग वायुमंडल का समुद्र में उपस्थित है, जिससे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण में सबसे पहले जो उर्वरक मिट्टी में थे वो हमने कीटनाशक के छिड़काव से नष्ट कर लिए। अब कीटनाशक की दवाइयाँ बनाने के लिए हमने एक नए उद्योग को स्थापित किया। नए उद्योग की स्थापना के पश्चात वो कीटनाशक से उत्पन्न जो भोजन का हमने सेवन किया, जो उससे हमने कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न किया। कैंसर की बीमारी के लिए हमने जो अस्पताल वगैरह बनाए, जिनको बनाने के लिए दवाइयों में एक नए उद्योग को स्थापित किया। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने समाधान की खोज की, वैसे वैसे अपने लिए समस्याएं उत्पन्न की, नए नए औद्योगिकरण को प्राप्त करके। एक उदाहरण जैसे कि हमने देख सकते हैं, पोलर बियर एक जंतु होता है जो बर्फ में पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 6 महीनों से वह भूखा रह जाता है, क्योंकि बर्फ ही उसका भोजन होता है। ऐसे कि हम देख सकते हैं, जैसे उससे बहुत सारे पोलर बियर की विलुप्त हो चुके हैं। भारत में 136 प्रजातियाँ इस समय खतरे में हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अथवा हम सबको सामुदायिक तौर पे शिक्षित होकर इस ग्लोबल वार्मिंग के विषय में सबको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। अंत में मैं 2 पंक्तियों से अपने शब्दों को विराम दूंगा। छाया जो धुआं है, ये कहर है, ये जहर है, बचा लो इन शहरों को, ये तेरा शहर है, मेरा शहर है। धन्यवाद। छाया जो धुआं है ये जहर है, बचा लो इस शहर को, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है। बहुत बढ़िया इन्होंने लास्ट की जो लाइन कही और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई इन्होंने हमें, इस बालक ने, क्योंकि जिसके बारे में हो सकता है हमें भी उतना ज्ञान नहीं था ग्लोबल वार्मिंग के जो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आज के समय में। और यहाँ पर मेरा जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग हैं, इनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सभी क्रियाशील श्रवण का प्रयोग करें। यहाँ पर क्रियाशील रहे सब लोग, क्रियाशील श्रवण कौशल, मतलब ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस चीज़ को। मोटर मैकेनिक सेकेंड ईयर के रोहित राणा को, इनका टॉपिक यही है आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का इस ITI स्किल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं रोहित सिंह राणा मोटर मैकेनिक ट्रेड से द्वितीय वर्ष का ट्रेनिज हूं और आज इस विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा टॉपिक आज का है जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपके सामने यहाँ पे 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती या त्रुटि पाई जाती है तो मैं क्षमा का आभारी रहूँगा। इसी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। जो आज का टॉपिक जो मेरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप CFC कहते हैं, और आपके नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें जैसे उत्पन्न होती हैं, तो ये हमारे पृथ्वी के वातावरण के औसतन तापमान को बढ़ा देता है, जो कि कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर ये उससे ऊपर उठता है तो ये हमारे लिए हानिकारक उत्पन्न हो सकता है। इसी जो औसतन तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसी की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा इफेक्ट इसका हमारे पर्यावरण पर है, जो कि आप सभी जानते हो कि पर्यावरण हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण के बिना ही आपका इस धरती पर जीवन संभव है, आप ये जानते होंगे भली भांति। क्योंकि अगर पर्यावरण से ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और इसके अलावा हमें अन्य गैस भी प्राप्त होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि हमारा जीवन संभव है। All of you, my name is Amit Rawat और my trade स्टेनोग्राफ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज यहाँ पर हम किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। मेरा टॉपिक है हम पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें। ये एक टॉपिक ही नहीं, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि हम इस पहाड़ की गोद में पले हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि हम अपनी पहाड़ों की सुरक्षा करें। ये नहीं जान सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सरकार या कोई प्लेन में रहने वाला व्यक्ति हमारे पहाड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं, बल्कि ये कदम हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पहाड़ में रहते हैं और हमें ये पता है कि हम अपने पहाड़ों को कैसे अच्छे बना सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। पहाड़ों ने हमें स्वच्छ हवा, मतलब पानी और रहने के लिए घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और खाने के लिए फल और आदि चीज़ें दी हैं। पर हम मानव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मानव सिर्फ हमेशा पहले से ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आया हुआ है, पर उसने कभी प्रकृति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे कि वो पहाड़ों की सुरक्षा करे। तो कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक यही है कि मानव ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट रहा है। इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि मिट्टी मतलब भूस्खलन, जिससे भूस्खलन होते हैं और हमारे पहाड़ धीरे धीरे टूटने लगते हैं और एक बार ऐसा समय आता है जबकि पूरा का पूरा पहाड़ नष्ट हो जाता है। दूसरा टॉपिक है कि मानव सड़कें बनाने के लिए या कुछ निर्माण के लिए यहाँ पर कारतूस का विस्फोट करते हैं, जिसके लिए वो कुछ समय के लिए अपने लाभ के लिए मतलब कुछ निर्माण कर लेता है, पर वो ये नहीं जान सकता है कि मतलब उस कारतूस के नुकसान से जो हमारे पहाड़ हैं उसकी कुछ प्लेटें या मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, जिस कारण वो कुछ समय बाद पहाड़ ढहने लग जाता है। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप जाए हैं कि लोग यही कहते हैं कि एक पेड़ काटो और 100 पेड़ लगाओ, पर ये कर्तव्य कोई नहीं निभाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेड़ काटते हैं, एक पेड़ नहीं लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि आप एक पेड़ काटिए, पर उस पेड़ के जब हमें 100 पेड़ मत लगाइए, उसके कुछ 20 या 4-5 ऐसे पेड़ लगा दे कि उन 4-5 पेड़ों में से कुछ 1 या 2 पेड़ उग जाएं। तो थैंक्स। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम पहाड़ी हैं और हमें पता है पहाड़ क्या होता है। मैं इनवाइट करता हूँ मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर के अजय को। मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर अजय, हम अपने पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें। सभी स्टाफ वर्ग एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं 28 फरवरी को, जो कि आज विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द पहाड़ों की सुरक्षा कैसे की जाती है, इसके उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहने की कृपया करूँगा। अगर कोई कुछ भी गलती होगी मुझे माफ़ कर देना। सर्वप्रथम बात यह है कि पहाड़ों की हम सुरक्षा कैसे करें। पहाड़, भारत एक भू आकृति वाला देश है। यहाँ विभिन्न तथा यह भारत का जो भू आकृति है वो विभिन्न पर्वतों को या नदियों को दर्शाता है। इसमें इसका शाब्दिक अर्थ है कि भारत का जो भू आकृति वाला देश है, यहाँ अनेक प्रकार के नदियाँ, पहाड़, वन्य जीव एवं नदियों के कई उद्गम स्थल पाए जाते हैं तथा जो पर्यावरण है उसका पारिस्थितिक तंत्र के लिए पहाड़ों का होना अनिवार्य है तथा इसमें अनेक प्रकार के वन्य जीव एवं अनेक प्रकार के उद्गम स्थल पाए जाते हैं तथा पहाड़ों के लिए पहाड़ों से यह लाभ मिलता है कि मतलब हमें पहाड़ों से शुद्ध हवा, नदियाँ, शुद्ध जल एवं कई प्रकार की चीज़ें मिलती है। पहाड़ से जो नुकसान होते हैं, पहाड़ों से जो यह कारण भी मनुष्य का है। अगर मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों से खिलवाड़ करता है तो स्वतः ही भूस्खलन, आपदा जैसी कई प्रकार की दुर्घटना संभावित है। पहाड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पहाड़ों से अपने मन को स्थिरता रखती है। धन्यवाद। आपदाएं हो रही हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज पहाड़ सुरक्षित नहीं है और आप देखते रहते हो दिन कहीं जगह रोड ब्लॉक होता है, भूस्खलन हो रहा है और आपदाएं आ रही है।
तो जो मेन कारण है और इसका जो सॉल्यूशन वही है कि अधिक से अधिक संख्या में हमें पेड़ लगाने चाहिए। आमंत्रित करता हूँ जो हमारा अगला कैंडिडेट है, अगला ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर से लव कुमार। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय एवं अन्य शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सबको अवगत है कि आज हम विज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें मेरा टॉपिक है पहाड़ों की सुरक्षा कैसे की जाए। जैसे कि हमारे दो भाई आते हैं, उन्होंने पेड़ों के लिए कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ नहीं काटने चाहिए। वह बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन उन्हें खुद पता ही नहीं है कि वो खुद भी पेड़ काटते हैं। पहले वो कहते हैं यहाँ तो कह देंगे वो कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन वो खुद पेड़ काटते हैं। पहले खुद तो रोको, तब तो दूसरों को तुम रोकोगे, पहली बात। और दूसरी बात सबसे पहले होती है सफाई, जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जैसे मैं यहाँ कर्णप्रयाग में रहता हूँ, तो जैसे जो ये रास्ता है यहाँ से जाता है, तो सुबह सुबह जैसे वहाँ पर वो कचरा वाहन आता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसमें कूड़ा डालते हैं, जो कि सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उस जितना कूड़ा वो गाड़ी ले जाती है, उससे ज़्यादा तो वहाँ रोडों में पड़ा रहता है, जो कि उन्हें साफ़ करना चाहिए। सबसे पहले तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि सरकार द्वारा हमें जो भू कानून चलाया गया था, उस पर भी सरकार ने बहुत बार प्रतिक्रियाएँ की, लेकिन उसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला था। और जैसे पेड़ों के कटाव पर जैसे रोने जाती है हर गांव शहरों में, जैसे रोने जाती है तो बहुत सारे पेड़ भी कटते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो जब एक पेड़ कटता है बरसात के समय पे, जब भूस्खलन वगैरह आदि होता है, तो उस एक पेड़ के चक्कर में 100-200 पेड़ उसी भूस्खलन के द्वारा बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं और काटने पर थोड़ा रोक लगाएं, खुद भी रोकें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और सरकार को भी इसके लिए हम सूचित करेंगे कि सफाई पर सख्त ध्यान दें और पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं। धन्यवाद। जो इन्होंने एक बहुत ही मतलब होता है कि जो बात हम कहते हैं सामने, उस बात को हम करते नहीं हैं अमल, तो ये चीज़ भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो उस काम को हम खुद करते हैं पहले। तो इस चीज़ पर हमें अपने आप पर ही पहले लागू करना चाहिए इस चीज़ को। पेड़ नहीं काटने चाहिए और खुद ही पेड़ काट रहे हैं। कूड़ा मत फेंको, खुद ही कूड़ा फेंकते हैं कहीं और जगह। वास्तव में कई जगह देखा मैंने भी कि कूड़ा फेंकने का कारण है, कूड़ा वाहन आता है, लेकिन उसके बावजूद रोड के किनारे कई लोग कूड़ा फेंक देते हैं, और जो इस बार देखा भी है। तो इस तरह का जो है कि नहीं होना चाहिए। अपने जो है कि माहौल को, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमें समाज के साथ चलना चाहिए। और इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है वो है आपका ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव। ओजोन परत आपने सुना होगा, और इस क्रम में यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर से सूरज को। जागरूक करना है, ओजोन परत बचाना है। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहन, मैं इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम सूरज है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का कि ओजोन परत को हम कैसे बचाएं। तो पृथ्वी में 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के मान्य समताप मंडल में एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। यह ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाला हानि परावैंगिक किरणों को सीधे पृथ्वी पे आने से रोकता है, जिससे कि मनुष्य को जैसे त्वचा रोग हो गया इत्यादि बीमारी नहीं होती है। पर धीरे धीरे मनुष्य प्रदूषण कर रहा है। CFC जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइमोनोक्साइड हो गया, इन गैसों से ओजोन परत पे छिद्र होते जा रहे हैं, जिससे कि जो सूर्य से आने वाली सीधे किरणें होती है, हानिकारक किरणें, तो सीधे पृथ्वी में आ रही है, जिससे कि मनुष्य को त्वचा कैंसर हो गया या नेत्र रोग हो गया इत्यादि हो रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे। और जैसे कि कम वाहनों का उपयोग करना होगा। जहाँ एक गाड़ी में 10 आदमी जा सकते हैं, तो वहाँ हर किसी को अपनी अपनी गाड़ी नहीं ले जानी है, क्योंकि एक गाड़ी में 10 आदमी जा सकते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम। जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारा सौरभ मलेठा बोटनिक फर्स्ट ईयर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी अनुदेशक एवं स्टाफगण एवं मेरे सहपाठी भाइयों बहनों, जैसा कि आज हम सभी यहाँ पे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस को मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा है और तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है तथा वहीं से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और इसी का क्षरण मनुष्य के द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा यूज़ होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
और वो रेफ्रिजरेटर हुआ और हमारे इसका समाधान यही है कि हम इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें और धन्यवाद। वेरी गुड। क्योंकि ओजोन परत एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करनी है, ओजोन परत नुकसान है, इनसे जो नुकसान हो रहे हैं आज, और इन सब का समाधान एक ही है कि पेड़ लगाना है। और इसी क्रम में अंत में यहाँ पर जो है कि मैं इनवाइट करता हूँ इसी टॉपिक पर जो है कि रुचि को स्टेनो हिंदी से। आने वाला थे परम सम्मानित कार्यदेशक महोदय, अनुदेशक वर्ग एवं सभी प्रशिक्षार्थी, सबसे पहले आप सभी को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज के दिन कामना करते हैं कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति भी सचेत रहे। आज का मेरा विषय है ओजोन परत के क्षरण के बारे में। ओजोन जैसे ऑक्सीजन है, हम सामान्य रूप से ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होती है O2, वैसे ही ओजोन त्रिपरमाणविक होती है, जो कि समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर होती है जो हल्के नीले रंग की होती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणें बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे कि हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे त्वचा कैंसर हो गया, आँखों की रोशनी जा सकती है, प्रकृति को भी इससे नुकसान होता है और साथ ही वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इसके अतिरिक्त ये इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारी जीनी संरचना में भी इससे परिवर्तन आ सकता है, जिससे कि आनुवंशिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा चेंज है और बहुत नुकसानदायक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1980 के बाद से इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसें, जो कि रासायनिक प्रदूषण के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हम जानते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया है, एयर कंडीशनर हो गया है, इन सबसे ये अधिक निकलता है। और इसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो CFC, वो अगर पराबैंगनी किरणों से मिलकर टूट जाता है, फ्लोरीन के अंदर जो क्लोरीन होता है उसका एक अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है, और जितने जल्दी ओजोन टूटता है उतने जल्दी बनता भी है। तो इसलिए इससे बहुत अधिक नुकसान है। वैज्ञानिक भी इस बारे में सचेत हैं और वो इसके उत्पादन पर बहुत नियंत्रण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो जिससे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है मतलब जो लगातार होता है जो रॉकेट भेजे जाते हैं, उससे भी इसको बहुत नुकसान होता है। मतलब CFC से ज़्यादा नुकसान ये लगातार रॉकेट प्रक्षेपण से इसका बहुत नुकसान होता है। और इसके अतिरिक्त जो समताप मंडल में वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती है, उससे भी ओजोन को नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार या वैज्ञानिक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हमारा इसमें दायित्व है कि हम इतनी अधिक सुविधाओं को थोड़ा नियंत्रण करें, जो अग्निशमन यंत्र है और जो रेफ्रिजरेटर है, इनका उपयोग कम करें। धन्यवाद। जैसे आपने सुना होगा, CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत जो कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से हमारे हमारी पृथ्वी को, देश को नहीं पूरी पृथ्वी को बचाता है, और इसकी जो परत है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी पतली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। कुछ ऐसा भी वैज्ञानिकों ने बताया भी है इसके बारे में। तो इसी के लिए हमें जो है कि सावधान रखनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में जो है कि ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे कि ने अपने अपनी बात रखी और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला आपके द्वारा यहाँ पर आज हम सभी को भी। और इसी क्रम में जो है कि यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं और प्लेसमेंट सेल के हेड भी हैं, श्री खाली जी को, वे आज के प्रोग्राम के बारे में अपने कुछ विचार रखेंगे यहाँ पर। श्री औपचारिक प्रशिक्षार्थियों, चौहान जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया बोलने के लिए। तो आप लोग काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। जो आज का टॉपिक बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है कि भूमंडलीय जो उसमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की है। तीसरी बात ओजोन परत की, तो ओजोन परत के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन लिया है, काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में बताया है। ओजोन परत का
काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। ये लोग बता रहे थे कि भाई सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे पृथ्वी या जीव जिस तरह चाहे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, मानव है या जानवर है, इन पर बहुत बड़ा इफेक्ट इस चीज़ का होता है। ये लड़की कह रही थी कि आनुवंशिकता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गर्भवती महिला पे भी अल्ट्रावायलेट रे अगर पड़ जाए तो जैसा आपने देखा होगा भ्रूण में विकृतता भी आने का इसमें संभावना पूरी होती है कि जो बच्चा पैदा होता है वो विकृत टाइप का हो सकता है। बाकी महामारी इससे फैल सकती है, आनुवंशिकता पर इसका असर पड़ सकता है। ये अल्ट्रावायलेट रे का कारण होता है कि जिसको कि ओजोन परत, एक परत हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन में गैस होती है, उसकी एक लेयर, पृथ्वी मंडल में एक लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करके ऊपरी रोकती है, पृथ्वी पर नहीं लगती है। तो इससे हम लोगों की बड़ी सुरक्षा है। बाकी सब लोगों ने विस्तृत चर्चा से इसको बता दिया है। धन्यवाद चौहान जी। इस टॉपिक पर हमें परिचर्चा करनी भी आवश्यक है, जो कि एक अहम टॉपिक है आज के समय के हिसाब से। और यहाँ पर जो है कि जो प्रतिभागी छूट गए हैं उन्हें काफ़ी मौका मिलेगा अभी आगे चल करके आगे बोलने का, अपनी बात को रखने का। और इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और उनको जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया होगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और यहाँ पर जो है कि इसके पश्चात अंदर एक इसका वो बोर्ड बनाया हुआ है, इससे हमारे श्री पंत जी ने जो आज का 28 नवंबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, वहाँ पर जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो अंदर जो आपका IT लैब, IC रूम वगैरह जो टेम्पररी बना हुआ है वहाँ करके फोटोग्राफी करेंगे अभी उस बोर्ड के साथ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ में जो यदि किसी यूनिट के किसी मेंबर को, किसी गुरुजन वर्ग को अपनी बात रखनी है तो आगे आके अपनी बात को रख सकता है। हो सकता है किसी के माइंड में कुछ नया विचार आया हो, कुछ नया क्रिएटिविटी आया हो कि जो यहाँ पर बात रखी गई, ओजोन परत, पहाड़ों की सुरक्षा कैसे करें, ग्लोबल वार्मिंग, इसका कुछ नया समाधान, क्योंकि हर चीज़ का कुछ न कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए और सॉल्यूशन है तो हो सकता है कि यदि किसी के पास कोई नया ऐसा कोई विचार है तो आगे आकर अपनी बात को रख सकता है। और यदि नहीं है तो इसी क्रम में अंत में यहाँ पर मैं हमारे जो मेन जो हमारे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम के यूनिट हेड हैं, क्योंकि जिनके निगरानी में ये कार्य, ये प्रोग्राम किया जा रहा है और जिनके द्वारा जो है कि ये रिपोर्ट हमें भेजनी पड़ती है SBI को, मैं श्री राजाराम सर को आमंत्रित करता हूँ और साथ में हमारे जो प्रभारी कार्यदेशक हैं श्री धन्यवाद चौहान जी। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, सभी को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि विज्ञान दिवस के बारे में जो हमारे डॉक्टर CV रमन, उन्होंने जो आविष्कार किया था रमन इफेक्ट का, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। उसके बारे में पंत जी ने काफ़ी कुछ बता चुके हैं रमन इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि आज के जो हमारे टॉपिक थे, तीनों टॉपिक डायरेक्ट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी हमारे टॉपिक थे आज के, तीनों डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे आज के। काफ़ी हमारे ट्रेनिंग ने भी बहुत अच्छा उसमें बोला है, हमारे स्टाफ ने भी बोला है। तो इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, अभी हमारा दिसंबर और जनवरी का महीना गया है, उसमें बर्फबारी, बारिश नहीं हुई है। अब जब फरवरी आ रहा है तो क्या हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है। ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा, जो वायुमंडल का जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा, उसका जो है हमारा धीरे धीरे पृथ्वी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। उससे हमारे मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। उससे हमारा नए नए तरह की, मतलब उससे हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे हमारा टॉपिक था, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे बताया कि पेड़ पौधे ज़्यादा, हर देश होने की होड़ में हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं।
जगह जगह रोड कट रही है। कहीं अभी देखो हमारा ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कितनी सारी टनल बन रही है, पूरी ट्रेन टनल ही टनल के अंदर आ गई। तो वो भी क्या है कि हमें आज की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है कि हम उसमें प्रकृति के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते रहे हैं, जिसके कि हमें नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ फायदा भी हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आज हमारा जीवन एक असंभव सा लगता है। जैसे हम 20 साल पहले देखते हैं तो हमारे पास मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आज हम मोबाइल के बिना थोड़ी देर के रहना है तो सीधा देखते हुए मोबाइल कहाँ रखे, और चीज़ ना हो मोबाइल साथ ही। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा उसमें इन चीज़ों की भी हम अपने साथ परेशानी भी हमारे साथ आ रही है। जितना हम सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना ही हमारे साथ और दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं जो हमें नुकसान दे रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया। दूसरा जो टॉपिक था हमारा कि पहाड़ों की जो हम सुरक्षा कैसे करें, तो आजकल देख रहे हैं पहाड़ों पे जहाँ कभी कोई भी जाता था, कितने लास्ट टाइम भी देखा लगभग 50 लाख कितने लाख तक हमारे जो यात्री जो आए बद्रीनाथ केदारनाथ, इतने सारे लोग जब आएंगे अपने साथ कोई पॉलिथीन ला रहा है, कुछ ला रहा है, कोई कूड़ा कहीं डाल दे रहा है, उससे क्या हो रहा है हमारे पहाड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। एक तरफ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे। तो इससे बचने के लिए हमारे ये है कि मतलब हम अपने आसपास कम से कम सफाई रखें। जो पर्यटक भी हमारे आसपास आते हैं उनको भी अगर कोई ऐसे दिखाई देता है कूड़ा फेंकते हुए रोड पे या कहीं भी डाल के चले जाते हैं तो उनको मतलब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको टोके कि भाई यहाँ क्यों डाल दो, ठीक है, पहाड़ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे गंदा करके मत जाओ। ठीक है, आजकल देखो जगह जगह कहीं चले जाओ प्लास्टिक का कूड़ा बिखरा पड़ा है। इधर हमारे ITI में जैसे भी एक बच्चा बता रहा था, इधर चले जाओ नीचे पूरा कूड़ा ही कूड़ा फेंका हुआ है, पूरे नदी में इधर पूरे किनारे पूरा प्लास्टिक का कचरा सब यहीं भी डाल रहे हैं। जब भी गाड़ी आती है लेकिन गाड़ी में नहीं डालते, लोग यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने आप से भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इससे पहाड़ की सुरक्षा कर सकते हैं। अनावश्यक मतलब जो खनन हो रहा है, जगह जगह रोड कट रही है, उससे भी क्या हो रहा है कि हमारे पहाड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरा जो टॉपिक था ओजोन परत। ओजोन परत जैसे कि हाली जी ने भी बताया, जो अल्ट्रावायलेट जो सूरज से किरणें निकलती है, ओजोन एक ऐसी परत है जो हमारे उसको रोकने का काम करती है। लेकिन आजकल उसमें क्या हो रहा है कि ओजोन परत जो हमारी हर सुख सुविधाओं के कारण हमारे घर में AC फ्रिज ऐसी चीज़ें हमने लगा रखी हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं फ्लोरोकार्बन वगैरह, जो कि उसके लिए ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है ओजोन परत के धीरे धीरे उसमें होल हो जा रहे हैं, जिससे वो अल्ट्रावायलेट किरणें उससे डायरेक्ट आ जा रही है, उससे अनेक तरह की बीमारियाँ हो जा रही है। कैंसर जैसी घातक बीमारी है जिसका अभी तक भी कोई इलाज वैसा नहीं है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी हमें ये है कि अनावश्यक हम जैसे अभी पहाड़ों पे भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि AC लगाएं, लेकिन क्या है कि इधर भी घरों में AC लगा रखे हैं, जिसके पास पैसा आ गया कि भाई AC लगा देते हैं। तो उससे हम अपने आप को एक कमरे के अंदर तो हमें आराम मिल रहा है, लेकिन जब AC के कमरे से बाहर निकल रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि बाहर कितना वो हो रहा है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है। गाड़ियों में AC है, AC से चल रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं तब एकदम से ऐसा लग रहा है कि कहाँ हो गया। ठीक है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को मतलब अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम उसका यूज करें ज़रूरत के हिसाब से। अनावश्यक मतलब कि अगर चल रहा है तो चल ही रहा है, AC चल रहा है तो चल ही रहा है, जब ज़रूरत हो तभी हम उसको यूज करें, तो तभी उसका कुछ हम असर कम कर सकते हैं। तो आज का जो कुल मिला के आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टॉपिक जो थे हमारे लाइफ से सीधे कनेक्टेड हैं। तीनों टॉपिक हमारे लाइफ को सीधे सीधा प्रभावित करते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।